सोनिया गांधी आदिवासियों से माफी मांगो, औरतों से माफी मांगो, गरीब। अरे कमाल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश ने विपक्ष को 43 सीटें दे दी, सिर्फ इसलिए कि आपको फैजाबाद में हार का सामना करना पड़ा, अयोध्या की जमीन में आपको हार का सामना करना पड़ा चुनावी तौर पर, तो अब आप प्रभु श्री राम को भूल जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं दोस्तों कि भगवान राम के मायने भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ राजनीतिक हैं। देखिए, कल शाम को जब भाजपा के मुख्यालय प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, मगर उसके बाद जय श्री राम का नारा नहीं लगता, उसके बाद जय जगन्नाथ के नारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में सरकार बन गई है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उड़ीसा ने लोकसभा में बंपर छप्पर फाड़ सीटें दी हैं। क्यों दी है ये तो उड़ीसा की जनता जाने, मगर कल प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं जो मिसाल दी उससे यह पता चलता है कि सिर्फ आपको अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा तो आप राम को भूल गए, अब आप जय जगन्नाथ कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या किया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बताइए ना, राम कहां गए? कल मैं देख रहा था दोस्तों सोशल मीडिया में तमाम जो अंधभक्त थे वो अयोध्या को गाली दे रहे थे, वो उत्तर प्रदेश की जनता को गाली दे रहे थे जिसने इंडिया गठबंधन को 43 सीटें दे दी। अरे भाई, राम के सिर्फ यही मायने रह गए हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता था, इसीलिए भाजपा बार बार राम से बड़ा मोदी को बताती थी, बार बार बताती थी, लगातार बताती थी, और अब आप राम को भूल गए, जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। धर्म के मायने भाजपा के लिए सिर्फ राजनीति है, सिर्फ इसलिए कि उड़ीसा ने तुम्हें छप्पर फाड़ सीटें दी, सरकार बनवा दी वहां पर, इसलिए आप जय जगन्नाथ कहेंगे? खुलेआम इस तरह का खेल हो रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, वो नूरानी चमक गायब है, क्योंकि बहुमत से 30 सीटें दूर रह गई हैं दोस्तों। यह चुनाव एक करारा सबक है अहंकार के लिए। याद कीजिए इस चेहरे पर क्या चमक होती थी जब वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठ बोलते थे, किस तरह की चमक होती थी जब अपने ही नागरिकों को घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बताते थे। इस चेहरे पर क्या चमक होती थी जब आप मंदिर, मस्जिद, मुल्ला, मुजरा, मछली, मटन, मुगल इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। मगर यह चुनाव सबक है अवसरवादियों के लिए, यह चुनाव एक करारा तमाचा अहंकार के लिए। इन दो चेहरों को देखिए, नवीन पटनायक और जगन रेड्डी, दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स होने जा रहे हैं दोस्तों। पिछले 10 सालों में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का खुलकर साथ सदन में दिया। विपक्ष इनसे गुजारिश करता रहा कि सरकार को कटघरे में रखिए, मगर ये लोग तमाम बिलों को पारित करने को लेकर भाजपा की मदद करते रहे। आज ये नेस्तनाबूद हो चुके हैं। ये सबक हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए कि अगर आप अपनी निजी राजनीति के लिए आज की तारीख में भाजपा का साथ देंगे तो आपका क्या हश्र होगा। देखिए क्या हश्र हो गया है जगन रेड्डी और नवीन पटनायक का। आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखने वाला हूं दोस्तों। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कहा था कि ये वो आदमी है जिसने अपने ससुर को भी नहीं बख्शा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। और आज एनडीए की सरकार बनाने को लेकर प्रधानमंत्री पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू पर आश्रित हैं। सुनिए। ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। यही नहीं, अमित शाह ने पूरी फहरिस्त गिना दी थी चंद्रबाबू नायडू के बारे में, पूरी फहरिस्त गिना दी थी चंद्रबाबू नायडू के बारे में कि वो क्या हैं, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। सुनिए। चंद्रबाबू से बड़ा
अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए। 1989 में एनटीआर की पीठ पे चूड़ा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा अटल जी के साथ हो लिए। जैसे ही एनडीए सत्ता के बाहर हुई, एनडीए से अलग हो गए। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए, नाटक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। मित्रों, इनके मन में है कि चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आएगी तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे। चंद्रा बाबू जी, एनडीए के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके। नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं चंद्रा बाबू जी से पूछना चाहता हूं, आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपने आंध्र प्रदेश को नारा आपके बेटे के अलावे, नारा लोकेश के अलावे क्या दिया? और फिर खुद चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा था ये लोकतंत्र की लड़ाई है। एक जमाने में इन्होंने कहा था कि भाजपा एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, और यही तो डर था चंद्रबाबू नायडू के जहन में, जिसके चलते उन्होंने गठबंधन कायम किया। सुनिए एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा था एक बार में। Secular agenda. We are secular. We used to join BJP sometimes because of political compulsions. That is another thing. Today there is a democratic compulsion. You have to understand the democratic compulsion. CBI, ED, even income tax. Everybody is attacking. All institutions are demolished. आज यशवंत सिन्हा अपने इस ट्वीट में एक सवाल पूछ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से भी कि नीतीश से भी, कि क्या आप वाकई भाजपा के साथ जाना चाहेंगे जिन्होंने बेजा इस्तेमाल एजेंसीज का किया, लगातार विपक्ष को गिराने की कोशिश की। इस वीडियो में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार का रोड शो। नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं इसमें तौहीन होती नजर आ रही है। नीतीश कुमार भाजपा का जो चुनाव चिन्ह हाथ में पकड़े हुए खड़े हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्या ये दो नेता यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस सब के बावजूद भाजपा के साथ जाएंगे? विपक्ष यही सवाल कर रहा है कि आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है दोस्तों, कोई आत्मसम्मान नहीं है। तो बड़ा प्रश्न, क्या कुछ खेला होने जा रहा है? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यू टर्न ले सकते हैं? आज नहीं तो कम से कम कल। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये जो जनादेश है करारा तमाचा है अवसरवादियों को, और करारा तमाचा है अहंकार को। याद है आपको, दैनिक भास्कर के पत्रकार विपिन यादव को नौकरी से निकलवा दिया था स्मृति ईरानी ने, याद है कि नहीं आपको? जनता ने करारा तमाचा अमेठी में दिया है। सुनिए स्मृति ईरानी ने उस वक्त किस तरह से विपिन यादव को धमकाया था, सुनते हैं। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली को। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिए दीदी, दो शब्द नहीं मैम, आप क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते। नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी तो मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए आगे से मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। क्या कहिएगा स्मृति जी आप? मैं नहीं भूला हूं, जब मैं एबीपी न्यूज में था तब आप मेरी नौकरी के पीछे भी किस तरह से पड़ी हुई थी, मेरी शिकायत भी आपने किस तरह से किया था।
कर्म के सिद्धांत को याद कीजिए स्मृति जी। गीता का सिद्धांत है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। और ये जो संदेश है ना, ये करारा तमाचा है स्मृति पर भी, क्योंकि स्मृति महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री न रहकर सिर्फ राहुल गांधी के मामलों की मंत्री बनकर रह गई थी। राहुल गांधी ने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की दोस्तों, मगर ये संदेश वो जनता को दे रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Thank you to the people of Wayanad and Raebareli for the huge support that you have given me. जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूँगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, कंग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। नमस्कार। यही नहीं, जिस उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव को 43 सीटें दी, वो जनता को कुछ इस अंदाज में हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहे हैं। यकीनन दोस्तों, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से सबसे बड़े नेता के तौर पर साबित हुए हैं। अखिलेश और राहुल, तेजस्वी भी लड़े, खूब लड़े। पिछली बार के मुकाबले उन्हें बेहतर सफलता मिली, मगर यह ना भूलें दोस्तों कि तेजस्वी की लड़ाई बहुत मुश्किल थी। यह ना भूलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो जातियां हैं उन्हें अपने साथ लामबंद कर दी थी। उनके साथ जितन राम मांझी थे, चिराग पासवान थे, नीतीश कुमार थे, तमाम जो अगड़ी जातियों का समूह था। और इस सब के खिलाफ तेजस्वी लड़ रहे थे। तेजस्वी अकेले थे। ये मत भूलिए, उस गठबंधन में वो अकेले नेता थे, अकेले नेता। और इसलिए तेजस्वी की लड़ाई बहुत मुश्किल थी। मगर अखिलेश की भी लड़ाई कम आसान नहीं थी दोस्तों। और जीत के बाद 43 सीटों के बाद वो क्या कह रहे हैं। जनता को प्रणाम, जनमत को सलाम। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने देश को एक बार फिर से नई राह दिखाई है, नई आस जगाई है। यह संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने की और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करवाने की जीत है। उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील जनता के विचार ही वोट के रूप में हमें मिले हैं। ये बंटवारे की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ सौहार्द, भाईचारे और सकारात्मक राजनीति की जीत है। ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकता की जीत है। सबको हृदय से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया कह रहे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव के इस संदेश को जोड़िए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस नारे के साथ जो उन्होंने कल भाजपा के मुख्यालय में लगाया था, जहां वो श्री राम को भूल गए सिर्फ इसलिए कि अयोध्या ने आपको हरा दिया, सिर्फ इसलिए कि फैजाबाद में आपको हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के समर्थक अब उत्तर प्रदेश को गाली दे रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश जिसने पहले आपको 325 सीटें विधानसभा में और फिर दूसरी बार जिताया 200 से ज्यादा सीटों के साथ, अब आप उन्हें गाली दे रहे हैं। अब ये दिन